स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में, जैसा कि आप देख कर के ही समझ गए होंगे कि वाइब्रेशन एब्जॉर्बर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली जब हमने आपको इसके पिछले कई सारे लेक्चर्स में, खास करके लेक्चर नंबर 36 37 में बताया था हाउ कैन यू रिड्यूस और कंट्रोल दी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसी भी मशीन के लिए, खास करके मैकेनिकल इंडस्ट्री के लिए, हमेशा मानकर चलिए कि हार्मफुल ही होता है। यूजफुल बहुत कम जगह पर होता है और हार्मफुल है, और इसको आप 100% एलिमिनेट कर नहीं सकते हैं। जस्ट यू कैन आइदर रिड्यूस और यू कैन कंट्रोल। तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे, उसमें हमने 4 तरीके आपको बताए थे। उसमें पहला तरीका था स्प्रिंग, दूसरा तरीका था डैम्पर, तीसरा तरीका था एब्जॉर्बर और चौथा तरीका था आइसोलेटर, जो हम लेक्चर नंबर 38 में कवर अप कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें जो है बेसिकली वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि इसके बाद वाले लेक्चर में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अलग से मैं पढ़ाऊंगा। उसमें आप देख सकते हैं डिटेल में थोड़ा सा जा करके। और इसमें टाइप ऑफ दी जो है एब्जॉर्बर बताना ज़रूरी है, वह मैं काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। साथ में ही इसके जो कुछ मार्केट में अवेलेबल एब्जॉर्बर हैं, वह भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर बेसिकली है क्या, एक पैसिव डिवाइस है। पैसिव डिवाइस और एक्टिव डिवाइस दो तरह के होते हैं। तो एक्टिव डिवाइस में यदि हम बात करें तो प्योर इलेक्ट्रॉनिक होता है, जबकि पैसिव डिवाइस एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है, जो वाइब्रेट होना है, या जो हेवी मास है, तो इसको तो वाइब्रेट होना है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके एम्पलीट्यूड को एब्जॉर्ब करने के लिए एक एब्जॉर्बिंग मास लगा देते हैं। इसके मेन मास के कंपेयर में एब्जॉर्बिंग मास काफ़ी कम होता है, और इसके एम्पलीट्यूड को ये बहुत हाई लेवल पर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्बिंग मास। तो जो फ्रीक्वेंसी 100 होना चाहिए था, वह मान कर चलिए कि 70 टू 80 ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको वाइब्रेशन बहुत जो है नाम मात्र का दिखता है, बहुत कम ही दिखता है। यहाँ पर वाइब्रेशन एब्जॉर्बर जो आप देख पा रहे हैं कि मास और स्प्रिंग, डैम्पर यहाँ पर नहीं दिखाए हैं, डैम्पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो यदि हम बोलें कि वाइब्रेशन एब्जॉर्बर की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू रिड्यूस दी वाइब्रेशन ऑफ ए प्राइमरी डिवाइस या प्राइमरी मास बाय एडिंग एन एब्जॉर्बर मास। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन वाइड एप्लीकेशन है, चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग मशीन हो, रोटेटिंग मशीन हो, या बिल्डिंग एक्साइटेशन में अर्थक्वेक, जो एंटी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग जो बनाते हैं, उसमें भी आप वाइब्रेशन एब्जॉर्बर यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, कई जगह आप देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, कहीं कहीं जगह ब्लैक, उसमें एक वेट जो है लटका हुआ रहता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली एब्जॉर्बर मास। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि ये मेन मास है आपका, ये क्या है, मेन मास है। ठीक ना, और इसी में एक छोटा सा, ये तो चलेगा ही, बड़ा मशीन है, ये वाइब्रेट होगा, रन करेगा, सब कुछ होगा। इसी के अंदर एक छोटा सा मशीन जो है हम लगा देते हैं, एक सिस्टम लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बर सिस्टम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है दोनों के इक्विलिब्रियम मैच कराने की कोशिश करते हैं। मैच कराने से क्या होता है, इसकी जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लेने से क्या होता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी उससे काफ़ी कम होती है। दैट मीन्स कि इस सिस्टम को यूज करने से ये सिस्टम जो है हमारा क्या हो जाता है, सेफ कंडीशन में हो जाता है। In case of vibration analysis, a dynamic vibration absorber और vibration neutralizer are being used। ये vibration neutralizer आपको मैं अभी और इसी स्लाइड्स में दिखाऊंगा, which is used to reduce or eliminate the vibration of a harmonically excited system. Rotating machines such as engine
मोटर्स एंड पंप्स ऑफन जो है इंसाइट वाइब्रेशन ड्यू टू रोटेशनल इम्बैलेंसेस, और इसीलिए आप रोटेशनल मशीन की बैलेंसिंग कराने जाते हैं। आप यदि फोर व्हीलर चलाते हैं तो बैलेंसिंग कराते हैं व्हील्स की, तो व्हील की बैलेंसिंग कराना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका टायर का वियर एंड टीयर रेट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ सकता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, और कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप जो है इसको यूज करते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट k1x1 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा k2x2 माइनस x1। ये बेसिकली यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर दो मास हो गया, मेन मास और एब्जॉर्बिंग मास, और इसके चलते यहाँ पर ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हो गया। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हो गया तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगा, और दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के हिसाब से दो मोड शेप और दो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए ये एक तरीका हमने दिखाया है, दैट इज दी मास एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये मास मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायनामिक मैट्रिक्स आएगा m इनवर्स इंटू k। और ये यहाँ पर सॉल्व करना संभव नहीं है, ये जनरली हम लोग जनरल इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आप जो है मैट्रिक्स मेथड इसमें लगा सकते हैं, और लगाएंगे तो दोनों मास का जो है सेपरेट एम्पलीट्यूड निकल करके आता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1, एम्पलीट्यूड ऑफ मास m2। इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है जो हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो है फर्स्ट मास की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये आई, और सेकेंड मास की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये आ गई, और यदि दोनों फ्रीक्वेंसी हम इक्वल कर लें, ठीक है, तब हमारा जो है स्टैटिक डिफ्लेक्शन जो है ये आता है एम्पलीट्यूड रेशियो, ठीक है ना। और ये एब्जॉर्बर मास का कॉन्सेप्ट है, इंटेंसिटी हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, पहला चीज। दूसरा चीज मास रेशियो, मतलब ये m2 अपॉन m1, m2 मतलब आपका मेन मास और m1 मतलब एब्जॉर्बर मास, दैट इज कॉल्ड मास रेशियो। ये परफॉर्मेंस ऑफ द वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। अब देखिए हमने जैसा कि बताया एब्जॉर्बर का एप्लीकेशन, देयर इज टू मच एप्लीकेशन, हेवी बिल्डिंग में, हेवी ब्रिजेज में, हेवी मशीन्स में, ठीक ना, सभी जगह यूज करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एब्जॉर्बर मास नहीं लगा है और यहाँ पर लगा है, तो दोनों में विदाउट एब्जॉर्बर एंड विथ एब्जॉर्बर। अब आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों में परफॉर्मेंस वाइज कितना ग्रेट डिफरेंस है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली वाइब्रेशन एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ मास एंड स्प्रिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्राइमरी सिस्टम इज एक्साइटेड बाय हार्मोनिक फोर्स, इट्स वाइब्रेशन कैन बी सस्पेंडेड बाय अटैचिंग ए वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। इसके एक्साइटेड फ्रीक्वेंसी को ये छोटा मास क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, और ये सब चीजें अंडर स्टूड है। आप ये मत समझिए कि वाइब्रेशन एब्जॉर्बर हमेशा नीचे ही लगता है, ऊपर भी लग सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जहां भी आप एब्जॉर्बर मास लगाएंगे वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। यहाँ तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा तो दो फ्रीक्वेंसी निकलेंगे, दो मोड शेप निकलेगा, दो एम्पलीट्यूड निकलेगा, हर कुछ दो दो हो जाएगा। अब ये बैंडविड्थ एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, बेसिकली ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दो मास जो आपने निकाला ना, दो मास हो गया आपका, एक मेन मास और एक सेकेंडरी मास या एब्जॉर्बिंग मास। तो जब हम मास रेशियो निकालते हैं बेसिकली, तो एक बैंडविड्थ निकालते हैं, तो मास रेशियो वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो हम निकालते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि एक रेंज आता है, दिस इज दी रेंज इन विच यू विल हैव स्टेबल कंडीशन। इस रेंज में यदि आप वाइब्रेशन एब्जॉर्बर यूज करते हैं तो यहाँ पर यू विल फाइंड दी सेफ रीजियन, सेफ कंडीशन, ठीक है।
डैम्पिंग इन वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ठीक ना, दिस इज द डैम्पिंग. तो डैम्पिंग बेसिकली कैन रिड्यूस द रेजोनेंस एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम. डैम्पिंग कैन रिड्यूस द रेजोनेंस एम्पलीट्यूड. कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी तक आप सिर्फ मास देख रहे थे, डैम्पर यूज नहीं कर रहे थे एब्जॉर्बिंग मास में या वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में, लेकिन आप यूज कर सकते हैं. डैम्पिंग यूज करने से आप देखेंगे कि जनरली रेजोनेंस का कंडीशन आता ही नहीं है, बशर्ते कि डैम्पिंग रेशियो आप प्रॉपरली यूज करें. आप देखिए जितना ज़्यादा डैम्पिंग रेशियो होगा उतना ज़्यादा शार्प सिचुएशन होगा. यहाँ पर हमने जैसा कि बताया पैसिव एंड एक्टिव. तो आपका जैसे कभी मोबाइल वाइब्रेट होता है, दैट इज द कंडीशन, दैट इज द सिचुएशन. आपका मोबाइल कितना भी वाइब्रेट होता है लेकिन मोबाइल खराब नहीं होता है, क्योंकि वह बेसिकली क्या है, होल सिस्टम आर रिजिडली अटैच्ड, सोल्जरिंग होती है, ठीक है. उसमें कोई भी सिस्टम जो है स्थिर नहीं रहता, हर एक सिस्टम वाइब्रेट कर जाता है, वो फ्री टू वाइब्रेट होता है, इसीलिए कभी खराब नहीं होता है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव जो है डायनामिक एब्जॉर्बर. और वाइब्रेशन एब्जॉर्बर को ही डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर भी बोलते हैं. अभी डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का कॉन्सेप्ट हम आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं कि सेकेंडरी मास आप इसमें यूज करते हैं, और सेकेंडरी मास यूज करने से ही आप देख सकते हैं कि वाइब्रेशन कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया, मिनिमाइज हो गया, ठीक ना. तो सेकेंडरी मास बेसिकली डिसिपेट द एनर्जी एंड इट रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द प्राइमरी सिस्टम. एंड देयर आर मेनी एप्लीकेशन. वाइब्रेशन कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन मिशन केबल या इलेक्ट्रिकल केबल्स, जो हमने आपको बताया विंड वेलोसिटी के कारण जो है उसमें वाइब्रेशन होता है. टोर्सनल ऑस्किलेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट को रिड्यूस करने के लिए भी वाइब्रेशन एब्जॉर्बर यूज करते हैं. कंट्रोल ऑफ रोलिंग मोशन ऑफ द शिप्स, ये रोलिंग मोशन ऑफ द शिप और पिचिंग मोशन, स्टीयरिंग मोशन, ये सारी चीज़ें जो है हमने जायरोस्कोप में, थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर एक जायरोस्कोप करके टॉपिक है, और बाय दी वे उसके सैकड़ों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं. और आपके इसी चैनल पर मैकेनिकल पंडित जो आपका चैनल है, इसी में एक प्लेलिस्ट है थ्योरी ऑफ मशीन और डायनामिक्स ऑफ मशीन, उन दोनों में ही मिल जाएगा आपको किसका कॉन्सेप्ट, रोलिंग मशीन मोशन का, ठीक है. और कटिंग टूल्स जो होते हैं आपके, और मशीन टूल्स जो होते हैं उसके भी टूल चैटरिंग मतलब अनवांटेड नॉइज साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसमें वाइब्रेशन आ जाता है, आपका जॉब खराब हो जाता है, कटिंग प्रॉपर नहीं होती है, फिनिशिंग प्रॉपर नहीं होती है ड्यू टू वाइब्रेशन. तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए हम लोग एब्जॉर्वर यूज करते हैं. और एयरक्राफ्ट के नॉइज को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग एब्जॉर्वर यूज करते हैं. इसके अलावा जो है वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में न्यूट्रलाइजर यूज करते हैं, जो 3 तरह का होता है, ठीक ना. पहला कि सेकेंडरी मास इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी यूजिंग ए स्प्रिंग एलिमेंट, जो कि अभी तक आप कई सारे स्लाइड्स में देख लिए. फिर एक्सिलरी मास डैम्पर, डैम्पिंग भी यूज करते हैं. और तीसरा होता है डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर. तो तीनों तरह से आप यूज कर सकते हैं और करते भी हैं. वाइब्रेशन न्यूट्रलाइजर का कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल यही कॉन्सेप्ट है. तो यही वाइब्रेशन को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक ना. तो प्राइमरी सिस्टम के साथ इस न्यूट्रलाइजर को अटैच कर दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे. वी अटैच द न्यूट्रलाइजर वाइब्रेशन न्यूट्रलाइजर विद द प्राइमरी सिस्टम. अब टाइप ऑफ द वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में यदि हम जाते हैं तो पेंडुलम, सेंट्रीफ्यूगल एंड टोर्सनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर आता है. तो सबसे पहले हम समझें टोर्सनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर किस तरह से काम करता है. तो टोर्सनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में भी हम उसी तरह से मास यूज करते हैं, टोर्सनल स्टिफनेस यूज करते हैं. तो बेसिकली इट इज द एंगुलर वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉमनली ए शाफ्ट अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन ध्यान दीजिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस ऑफ ज्योमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, 3 अलग अलग एक्सिस बनती हैं. किस केस में, अनबैलेंसिंग के केस में. टोर्सनल वाइब्रेशन, अच्छा यदि प्योर बैलेंस होगा केस
तीनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा, और वो जो है 100% प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है, बट एक आइडियल कंडीशन हम मानकर चलते हैं। उस कंडीशन में आपकी स्पीड कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोर्सनल वाइब्रेशन। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर यूज करते हैं। बेसिकली इट इज ए ट्यून्ड मास एब्जॉर्बर, ट्यून्ड करते हैं तो उस मास के साथ ट्यून्ड इस तरह से कर देते हैं कि अनबैलेंस्ड मास कहीं नहीं रहता है, ठीक ना। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज द पेंडुलम एब्जॉर्बर। कंबसन इंजन में या एयरक्राफ्ट में, ठीक ना, जहाँ भी हेवी लोड है, ठीक ना, हाई रोटेशन है टरबाइन में, वहाँ पर इस तरह के वाइब्रेशन एब्जॉर्बर यूज करते हैं। तो ये टोर्सनल वाइब्रेशन से ही रिलेटेड जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर है। फंक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर इज एज विद ट्यून्ड मास एब्जॉर्बर, और ये ट्यून्ड मास एब्जॉर्बर का अभी और कुछ स्लाइड दिखाएंगे आपको। तो बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, और डैम्पर रिड्यूसेस द वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बाय कन्वर्टिंग द वाइब्रेशन एनर्जी इनटू हीट। ये डैम्पर का कॉन्सेप्ट है, ट्यून्ड मास एब्जॉर्बर का कॉन्सेप्ट नहीं है। Centrifugal pendulum absorber differs from the tuned mass absorber in the absorption range. It is effective for an entire order instead of a narrow frequency range. ठीक है। अब ये आप कई जगह देखे होंगे ट्रांसमिशन लाइन में, ये जो आप देख रहे हैं ना मास, इस तरह के मास लटके हुए आपको कई जगह दिखते होंगे, ठीक है। इसी को हम लोग एब्जॉर्बर मास बोलते हैं। ये मास जो है बेसिकली ट्रांसमिशन जो लाइन है, बहुत जब हाई स्पीड विंड चलती है तो इसके अंदर वाइब्रेशन होता है, इस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के ये काम आता है। तो इसके वाइब्रेशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपका ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, सेफ कंडीशन में रहता है। तो दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े ब्रिज के अंदर, ठीक ना, कभी आप ध्यान देंगे तो ये एब्जॉर्बिंग मास लगाते हैं, ठीक ना। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट गिव्स लॉन्ग लाइफ टू दी ब्रिज, स्पेशली हाई ब्रिज। यदि आप कभी पटना गए होंगे तो गांधी सेतु ब्रिज है, उसके अंदर ये काफ़ी सारे लगे हुए हैं, और उस जमाने में वह ब्रिज बना था जब ईमानदारी था। आज के डेट में तो ईमानदारी खास करके इन टुच्चे ठेकेदारों से जो है संभव नहीं है, लेकिन आप उस ब्रिज में आज भी देखेंगे तो आपको ये चीज़ देखने मिल जाता है। कौन सी चीज़, इस तरह का एब्जॉर्बिंग मास आज भी दिखता है लेकिन बहुत कम। वह ब्रिज ऊपर से पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन कई बार, लेकिन नीचे जो एब्जॉर्बर लगा है आज भी 100% फिट है। मैं कई बार जाता हूँ तो उसके वाइब्रेशन को फील करता हूँ, ठीक है ना, कि हाउ मच इट इज परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि यदि कंपेयर करें आज के डेट से तो 100% परफेक्ट है, क्योंकि यदि उसको आप 50% मानेंगे तो आज के डेट में 50% डिफेक्टिव आइटम लोग लगाते ही हैं ब्रिजों में। उसके हिसाब से इंटरनल स्ट्रक्चर इज 100% फाइन। दिक्कत क्या है, ऊपर से जो है उसकी रिपेयरिंग। आप सोचिए उस जमाने में जो अच्छे ब्रिज बने उसकी रिपेयरिंग करने में आज के सरकारों के हालत खराब हो जाते हैं, रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अब ये जो है हाई बिल्डिंग है तो उसमें भी आप जो है ट्यून्ड मास डैम्पर लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब बहुत हाई बिल्डिंग है, खास करके जो है आयरन स्ट्रक्चर का बनाते हैं, तो उसमें ये वाइब्रेशन स्ट्रक्चर जो है डैम्पर लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, अदरवाइज देयर विल बी क्रिटिकल प्रॉब्लम। बिल्डिंग में इसलिए भी लगाना ज़रूरी है ताकि बिल्डिंग फ्लक्चुएट ना हो। बड़े बड़े मल्टी में बड़े बड़े उसमें डोम शेप के लगे रहते हैं, कई बार देखने में आता है, तो कई बार छोटे बच्चे पूछते हैं कि ये क्यों लगा है, क्या लगा है। तो बेसिकली डैम्पर होता है, ठीक है ना, कि कभी इनकेस अर्थक्वेक या ऐसा कुछ आता है तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। कभी हाई स्पीड विंड
या आंधी तूफान तेज आ गया तो उसको भी ये एब्जॉर्ब करने में कामयाब है। ट्यून्ड एब्जॉर्बर में बेस्ट ऑप्शन control of unwanted noise or vibration, and this countermeasure is particularly appropriate when the noise issue occur for a single frequency or across a very narrow। तो ये ट्यून्ड में और सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर जो हमने दिखाया, तो सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर इज वेरी मच इफेक्टिव बट इट इज कॉस्टली, it is not so compact, but tuned vibration absorber is compact and it can be used anywhere। वाइब्रेशन एब्जॉर्बर और वाइब्रेशन आइसोलेटर, देखिए हमने इसके पिछले बार भी कई बार हमने आपको बताया कि जब वाइब्रेशन रिड्यूसिंग की बात करते हैं, वाइब्रेशन को रिड्यूस करने की बात करते हैं, तो देयर आर 4 सिस्टम, स्प्रिंग, डैम्पर, एब्जॉर्बर एंड आइसोलेटर। तो एब्जॉर्बर एक कॉन्सेप्ट है, एब्जॉर्बर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें एक एब्जॉर्बर में एक एब्जॉर्बिंग मास यूज करते हैं, जबकि वाइब्रेशन आइसोलेटर एक एलिमेंट है। हाँ देखिए, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर जो है ये एब्जॉर्बिंग मास लगा दिए, इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसका एक फ्रीक्वेंसी रेंज आप निकालते हैं। जबकि आइसोलेटर में क्या करते हैं, एक ये एलिमेंट है, मशीन और फाउंडेशन के बीच में इसको यूज करते हैं। मशीन और ये जो है आइसोलेटर है, देखिए ध्यान दीजिए, ये फाउंडेशन है और ये आपका मशीन है, इसके बीच में ये आइसोलेटर यूज करते हैं, इसके वाइब्रेशन को ये परफेक्टली जो है आइसोलेट कर दे। ठीक है, और कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी यूज करते हैं कई बार कि इसके वाइब्रेशन को ये फाउंडेशन को ट्रांसमिट कर दे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है ना, तो यदि 100% ट्रांसमिसिबिलिटी है तो आपको वाइब्रेशन पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसके जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ ये जो है उसको ट्रांसमिट कर दिया। जब ट्रांसमिट कर देगा तो कहानी ही खत्म। तो ये बेसिक डिफरेंस है आइसोलेटर में और एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर भी मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसको सिस्टम के साथ इनबिल्ट करना पड़ता है, जबकि आइसोलेटर अलग से मार्केट में अवेलेबल है। ये तो अभी आप एक देख रहे हैं, इस तरह से अनेकों हैं जो कि आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हम आइसोलेटर यूज करते हैं, किस तरह से डैम्पर यूज करते हैं, ये सब के नीचे यूज किया हुआ है। ठीक है ना, तो बेसिकली आइसोलेटर्स आर द एलिमेंट्स, जैसे पैड हो गया, ठीक है ना, रबर हो गया। कई जगह आप देखते हो मशीन के नीचे टायर यूज कर लेते हैं, जो आप टायर या ट्यूब, कई बार फोम यूज करते हैं। दीज आर दी आइसोलेटर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, और इसके कंसेक्यूटिव जो वीडियो हैं आगे के उसको आप देखते रहें, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, और इस चैनल को भी थोड़ा सा प्रमोट करते रहें। इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, और आपका अपना एक वेबसाइट भी है जहाँ पर कि आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स मैकेनिकल रिलेटेड मिल जाते हैं। और आपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब किया, प्रमोट किया, इस वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।